ये देखिए 22 साल का बच्चा है, हाउस फायर हुआ है और 20% उसको पार्शल भी बर्न हुआ है और फुल थिकनेस बर्न हुआ है। ठीक है, साथ में इनहेलेशनल इंजरी के भी सबूत वगैरह हैं, यानी कि इनहेलेशनल इंजरी भी हुई है बोलो यार। ठीक है, फ्लूइड लॉस को मेंटेन करने के लिए हम उसको आई फ्लूइड्स देना चाहते हैं, तो इनिशियल रिसस्टेशन के लिए हम कौन सा फ्लूइड देंगे? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है डेक्स्ट्रान 40, इसके अलावा 5% डेक्स्ट्रोज है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, हार्डमेंस सॉल्यूशन है, ब्लड है। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो है हार्डमेंस सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये आंसर है। ठीक है ना, देखें जो इनिशियल जो फ्लूइड में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। देखें हार्डमेन सॉल्यूशन है हमारे पास ऑप्शन, और कोलॉइड है। ठीक है, देखें सम से कोलॉइड, ठीक है ना, लेकिन मोस्ट जो यूनिट्स हैं उनमें हार्डमेन सॉल्यूशन यानी कि रिंगर्स लैक्टेट वगैरह प्रेफर किया जाता है फॉर द इनिशियल फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, याद रखें कोलॉइड में फिर ये होता है कि इसका इशू है कि अगर लीक हो जाए, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाए या इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ बोल दें, तो फिर एडिमा को ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। ठीक है, ठीक है ना। अब होता क्या है, देखिए फ्लूइड रिसस्टेशन का जो मेन एम जो होता है ना फ्लूइड रिसस्टेशन का, वो ये होता है कि हम प्रिवेंट कर सकें बर्न की डीपनिंग को। ठीक है ना, ये मेन एम है फ्लूइड रिसस्टेशन का। मैं फ्लूइड रिसस्टेशन को FR से लिखूंगा और फ्लूइड को FL से लिखूंगा नेक्स्ट यहाँ इसके बाद। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखें फ्लूइड रिसस्टेशन की बेसिक इंडिकेशन क्या है। देखें अगर ग्रेटर देन 15% टोटल बॉडी एरिया बर्न हुआ है इन एडल्ट में, और अगर ग्रेटर देन 10% टोटल बॉडी एरिया बर्न हुआ है चिल्ड्रन में, तो हम फ्लूइड रिसस्टेशन की एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन समझते हैं इसको। ठीक है ना, और फ्लूइड रिसस्टेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, बाय द वे मोस्ट फ्लूइड लॉस्ट इज आफ्टर 24 आवर्स इंजरी के 24 घंटे बाद मोस्ट ऑफ द फ्लूइड लूज हो जाता है बॉडी से। ठीक है ना, याद रखें। अच्छा इसके अलावा देखें फर्स्ट जो 8 से 12 घंटे है ना, ये देखें फर्स्ट 8 से 12 घंटे इसमें क्या होता है, फ्लूइड शिफ्ट होता है। फ्लूइड शिफ्ट कहाँ से कहाँ होता है, इंट्रावेनस कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। ठीक है ना, इसलिए फर्स्ट 8 to 12 आवर्स में जो इंट्रावेस्कुलर जो फ्लूइड है, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है, देट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। याद रखें इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट का जो फ्लूइड है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है फर्स्ट 8 to 12 आवर्स में, क्योंकि ये शिफ्ट कर रहा होता है इंटरस्टिशियल उसमें। ठीक है ना, याद रखें। ठीक है, अच्छा इसीलिए क्या होता है कि जो फ्लूइड रिसस्टेशन जो होती है ना, फ्लूइड रिसस्टेशन हमारी ये जो फ्लूइड रिसस्टेशन ये क्या करती है, ये फिर फ्लूइड को इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में शिफ्ट करने में और भी जो है ना फैसिलिटेट करती है। ठीक है ना, यानी कि इट कॉजेज फ्लूइड रिसस्टेशन जो हम देते हैं, इट कॉजेज फ्लूइड टू लीक इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, एक तो ऑलरेडी 8 से 12 घंटे में फ्लूइड लीक शिफ्ट हो रहा है इंट्रावेनस से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, फिर हम फ्लूइड रिसस्टेशन देते हैं तो ये भी क्या करती है, फ्लूइड को इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में शिफ्ट करती है। इट कॉजेज द शिफ्ट ऑफ फ्लूइड टू इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट स्पेशली अगर, इसीलिए अगर हम कोलॉइड टाइप जो फ्लूइड्स दे दें तो ये कोलॉइड्स तो फिर जल्दी से लीक हो जाते हैं। कहाँ से, इंट्रावेस्कुलर से इंटरस्टिशियल का जो कंपार्टमेंट है, इसीलिए सच कोलॉइड्स आर नॉट फेवरेबल। ठीक है ना, जो कोलॉइड्स हैं कोलॉइड फ्लूइड्स आर नॉट फेवरेबल विद इन 8 to 24 आवर्स। ठीक है ना, बाद में आप कोलॉइड्स दे सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि सम प्रेफर कोलॉइड। ठीक है, लेकिन मोस्ट क्या करते हैं, हार्डमेन सॉल्यूशंस रिंगर लैक्टेट वगैरह देते होते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। ये क्या पॉइंट है, इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। देखें 8 से 12 घंटे में फ्लूइड शिफ्टिंग हो रही होती है, ऑटोमेटिक फिजियोलॉजिक शिफ्टिंग हो रही होती है, यानी कि बॉडी के अंदर बर्न के बाद, पैथोलॉजिक बोल दो या फिजियोलॉजी बोल दो, जो भी बोल दो, बस शिफ्टिंग हो रही होती है खुद ब खुद। ठीक है ना, अब इस शिफ्टिंग के दौरान आप इस तरह का फ्लूइड दे, फिर फ्लूइड रिसस्टेशन, सोना पे सुहागा, फ्लूइड रिसस्टेशन जो है ये भी फ्लूइड को शिफ्ट करती है इंटरस्टिशियल स्पेस में। इसी तरह आप कुछ फिर फ्लूइड में फिर आप इस तरह का फ्लूइड सेलेक्ट करें कोलॉइड टाइप, जो कि फेमस है फ्लूइड के लीकेज इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस के लिए, तो और भी फ्लूइड लॉस होगा इंट्रावेस्कुलर स्पेस से। ठीक है, तो इंट्रावेस्कुलर स्पेस का जो फ्लूइड है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो कोलॉइड को हम क्या करते हैं,
अवॉइड करते हैं विद इन 8 to 28 आवर्स, 8 to 24 आवर्स ऑफ बर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ आनी चाहिए, मैंने 2-3 बार रिपीट किया, ठीक है। यही वजह है कि मोस्ट ऑफ द जो पीपल है, मोस्ट ऑफ द यूनिट्स हैं, सर्जिकल यूनिट्स वगैरह वगैरह जो भी है, वो प्रेफर करते हैं हार्टमैन सॉल्यूशन को, ठीक है ना, ऑन कोलॉइड, ठीक है। ठीक है ना। इसी तरह एक और इन्होंने छोटा सा वर्ड ऐड किया है सेंटेंस के प्रोटीन लॉस भी अकर होती है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें फ्लूइड रिसस्टेशन फार्मूला क्या है। फ्लूइड रिसस्टेशन फार्मूला जो है इसको हम पार्कलेन फार्मूला कहते हैं, पार्कलेन फार्मूला, ठीक है। क्रिस्टलाइड ओनली, यानी कि इसमें नो कोलॉइड, ठीक है, यानी कि क्रिस्टलाइड के लिए, यानी कि हार्टमैन सॉल्यूशन और रिंगर लैक्टेट ये क्रिस्टलाइड्स हैं, ठीक है ना, इनके लिए फार्मूला है, ठीक है। फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन 24 आवर्स ये चेक करता है ये फार्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या है, फार्मूला क्या है, 4 ml इंटू टोटल बॉडी वेट इन परसेंटेज इंटू टोटल बॉडी एरिया इन परसेंटेज इंटू टोटल बॉडी वाटर इन किलोग्राम्स, ठीक है ना। तो इससे कैलकुलेशन के बाद जो फ्लूइड आएगा उसका 50% हम इनिशियल 8 आवर्स में देते हैं और रिमेनिंग 50% जो है वो नेक्स्ट 16 आवर्स में देते हैं, ठीक है ना। ठीक है। अब देखें फ्लूइड रिसस्टेशन का एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। स्टार्ट पॉइंट क्या है, टाइम ऑफ इंजरी, जैसे ही इंजरी होती है, बर्न होता है, तो ये स्टार्ट पॉइंट है। बर्न इंजरी के साथ ही ये स्टार्ट पॉइंट होता है। और एंड पॉइंट कौन सा होता है, एंड पॉइंट ये अगर यूरिन आउटपुट हो, यूरिन आउटपुट अगर क्या हो 0.5 to 1 ml पर kg, ठीक है ना, पर आर, अगर 0.5 to 1 ml पर kg पर आर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर kg पर आर हो तो ये एंड पॉइंट है। यहाँ पे हम जो है ना फ्लूइड रिसस्टेशन को रोक देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये इस फिगर को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लूइड जो रिसस्टेशन का जो रेट है वो हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि हम इस फिगर को हासिल कर सकें, ठीक है। ठीक है ना। अब जब 24 घंटे गुजर जाते हैं ना, बर्न की इंजरी को 24 घंटे गुजर जाते हैं तो हम कोलॉइड स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कोलॉइड को कैसे स्टार्ट करते हैं, 0.5 ml इंटू टोटल बॉडी एरिया बर्नड, ये बर्नड है, अच्छा, टोटल बॉडी एरिया इन परसेंटेज क्या है, बर्नड परसेंटेज है। यहाँ भी बिफोर 28 आवर्स में भी टोटल बॉडी एरिया बर्नड है, ये हमने इधर बर्न नहीं लिखना भूल गए थे, ठीक है। उसके बाद 0.5 ml इंटू टोटल बॉडी एरिया बर्नड, ठीक है ना, इंटू टोटल बॉडी वेट इन किलोग्राम्स के हिसाब से हम कोलॉइड स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट 24 आवर्स का फार्मूला और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि देखें अगर फर्स्ट ये तो आफ्टर 24 आवर्स है ना, फर्स्ट 24 आवर्स का मैं लिख लूँ तो इधर 4 ml इंटू टोटल बॉडी एरिया बर्नड भी लिख दो इधर, ठीक है, इन परसेंटेज इनटू टोटल बॉडी वाटर इन टोटल बॉडी वेट इन किलोग्राम्स। दिस नॉट वाटर यार, इसको कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है, वेट है ये, ठीक है। अच्छा याद रखें ये जो है ना, ये पार्कलेन फार्मूला फर्स्ट 24 आवर्स के लिए था, ठीक है ना। खैर ये तो एक रिवीजन थी, लेकिन हम देखें आफ्टर 24 आवर्स क्या करते हैं, कोलॉइड देते हैं 0.5 ml इंटू टोटल बॉडी एरिया बर्नड देते हैं इंटू टोटल बॉडी जो है ना वेट, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आफ्टर 24 आवर्स न सिर्फ कोलॉइड हम स्टार्ट करते हैं बल्कि आफ्टर 24 आवर्स हम मेंटेनेंस क्रिस्टलॉइड भी स्टार्ट करते हैं और ये यूजुअली डेक्सट्रोज सेलाइन होता है, ठीक है ना। डेक्सट्रोज सेलाइन का फिर अलग फार्मूला है, वो क्या है, इसमें 1.5 लगा दो बस, ठीक है ना, 1.5 इंटू टोटल बॉडी एरिया बर्नड टोटल बॉडी वेट, ठीक है, वेट इन के किलोग्राम्स बर्नड इन परसेंटेज। तो ये हम मेंटेनेंस फ्लूइड देते हैं को, स्पेशली मेंटेनेंस क्रिस्टलॉइड की बात कर रहा हूँ, वो भी कौन सा, डेक्सट्रोसेलाइन यूजुअली लिखा हुआ है, ठीक है ना, बुक में, ठीक है, इस फार्मूले के तहत, ठीक है ना। तो आफ्टर 24 आवर्स देखिए हमारे पास क्या है, कोलॉइड है, इस फार्मूले के तहत ये यहाँ से आगे सारा सेम है, 0.5 ml लगाना है कोलॉइड। कोलॉइड को ये 0.5 ml कैसे देखें, अगर ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं तो ये सी बनता है ना, ये देखें ये सी तरह बनता है, ये सी, तो ये कोलॉइड है। कोलॉइड से थोड़ा सा और करो 0.5, तो ये आपने 5 किया, सी बनाया, फिर 0 बनाया, 0.5 के कोलॉइड के साथ ये निमोनिक आपने याद रखना है, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना। इसी तरह हमने कहा कि क्रिस्टलॉइड जो है वो यूजुअली डेक्सट्रोसेलाइन यूज़ होता है, लेकिन कोलॉइड का हमने नहीं बताया कोलॉइड्स कौन कौन से यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल कोलॉइड की बात करो तो एल्बुमिन बोल दो और फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, इस तरह के फ्लूइड्स हम देते हैं, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। इन सब के अलावा देखें जो विटामिन सी दिया जाता है बर्न के पेशेंट में, क्योंकि विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है ना, पता है ना आपको, एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट है तो फिर क्या करता है, वो जो
प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेंट मीडिएटेड जो डैमेज है, ठीक है ना, बर्न पेशेंट में फिर ऑक्सीडेंट मीडिएटेड डैमेज को ये रोकता है। वाई विटामिन सी, क्योंकि हमारे पास और भी हैं, ए है, सी है, ई है, ठीक है ना, तो विटामिन सी ही क्यों, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो हाई टेंशन जो इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ हैं और इनहेलेशनल इंजरीज़ हैं, ये याद रखें, इनके लिए दे रिक्वायर मोर फ्लूइड। अच्छा, ठीक है ना। इसी तरह आपने क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करनी है साथ साथ में पेक्ड सेल वॉल्यूम, प्लाज्मा सोडियम, बेस एक्सेस और लैक्टेट मेंटेन मॉनिटर करना है, ठीक है ना। इसी तरह 23 ईयर ओल्ड जो बच्चा है उसको इंजरी हुई है, फेशियल फ्रैक्चर हुआ है और रिकन्स्ट्रक्शन प्लान हो रही है, उसकी फेशियल जो रिकन्स्ट्रक्शन है ना, ये प्लान की जा रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन का पूछा जा रहा है कि जो कि फैसिलिटेट करती है प्री ऑपरेटिव प्लानिंग को, ठीक है। ऑप्शंस में हमारे पास देखा जाए तो ऑप्शंस में हमारे पास मैंडिबुलर टोमोग्राफी है, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्कैन ऑफ द फेस है, स्कल एक्सरे है, अच्छा, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, सीटी हेड है, इसके बाद ऑर्थोपेंटोमोग्राम है, पेंटोमोग्राम, ठीक है ना। तो ये देखिए इसका आंसर डी है। डी में क्या है, सीटी ऑफ हेड, ठीक है ना। ठीक है ना। देखिए कंप्यूटराइज टोमोग्राफी ऑफ द हेड के नेसेसिटी हेड ही सिंपल है बस। ठीक है ना। अब देखिए जो फेशियल फ्रैक्चर्स हैं, फेशियल फ्रैक्चर्स को मैं ऐसे लिखता हूँ, फेशियल फ्रैक्चर, ठीक है ना, अगर सिग्निफिकेंट हो तो ये क्रेनियल कम्युनिकेशन भी इनमें मौजूद होती है, याद रखें, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में सीटी स्कैन हमारे पास अगर करवाएं तो देखें सीटी स्कैन न सिर्फ डिलिनिएशन ऑफ इंजरी एक्सटेंट हमें देता है, बल्कि 3D रिकन्स्ट्रक्शन इमेजेस भी हमें देता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर एक्सरे की बात की जाए, स्कल एक्सरे लेक्स द डिटेल फॉर मॉडर्न प्रैक्टिस, ठीक है, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। इसी तरह ओपीटी ऑर्थोपेंटोमोग्राम देखें, ये अगर वैसे तो इसके देखें ये गुड इमेजेस देता है, किसके, मैंडिबल के गुड इमेजेस देता है और गुड इमेजेस देता है सराउंडिंग बोनी स्ट्रक्चर्स के गुड इमेजेस देता है, लेकिन देखें इंट्राक्रेनियल डिटेल ये नहीं दे पाता, कौन, ऑर्थोपेंटोमोग्राम, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह क्रेनियो मैक्सिलोफेशियल इंजरीज की बात की जाए ना इन द यूके, तो ये देखें इंटरपर्सनल वायलेंस की वजह से होती है 52% इंजरीज, ठीक है, इंटरपर्सनल वायलेंस की वजह से। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से 16% इंजरीज होती हैं और स्पोर्ट्स इंजरीज 19% है, और फिर फॉल्स की वजह से 11% इंजरीज होती हैं, ठीक है ना। बस यानी कि दिखाना ये था कि इंटरपर्सनल वायलेंस की वजह से कितनी ज़्यादा इंजरीज हैं, ठीक है ना, एक सोफिस्टिकेटेड कंट्री में, ठीक है ना, जिसको हम सोफिस्टिकेटेड समझते हैं, ठीक है ना। इसी तरह फिर उन्होंने क्या किया कि लीफोर्ड फ्रैक्चर्स की डिटेल थोड़ी डिटेल इन्होंने दी हुई है, ठीक है। इसमें देखें फिलहाल के लिए इतना याद रखें कि लीफोर्ड फ्रैक्चर जो है, लीफोर्ड 1, लीफोर्ड 2, लीफोर्ड 3, 3 टाइप के फ्रैक्चर्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह उसके बाद और भी इस तरह की जो फेशियल मैक्सिलोफेशियल इंजरीज आपको नज़र आ रही होंगी, नेजल फ्रैक्चर है, ऑर्बिटल ब्लोफर फ्रैक्चर है, ओकुलर इंजरीज हैं, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये हो सकता है, और रेट्रोबल्बर हिमरेज हो सकता है, ठीक है। तो अब हम मैनेजमेंट देखें, मैनेजमेंट अगर देखी जाए ना तो मैक्सिलोफेशियल जो इंजरीज़ हैं इनकी ड्यूरिंग फाइट वगैरह में जो होती हैं, इनमें मैनिटोल 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से 20% इन्फ्यूजन देंगे, ठीक है ना। ऑस्मोटिक डायरेटिक होता है मैनिटोल, ठीक है। कंट्राइंडिकेटेड होता है ये इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा में, याद रखें, मैनिटोल इज कंट्राइंडिकेटेड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है ना, और पल्मोनरी एडिमा में, ठीक है। एसिटोजोलामाइड 500 mg IV दे सकते हैं, और साथ साथ में फिर फुल ब्लड काउंट और यूरिया प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स हम मॉनिटर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, डेक्सामेथासोन 8 mg ओरली या आईवी दे सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखें अर्जेंट कैथोलिसिस भी कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, इन ए ट्रामेटिक सेटिंग ट्रामा सेंटर में एन अर्जेंट कैथोलिसिस में भी नीडिड प्रायर टू डेफिनेटिव सर्जरी, ठीक है ना, ये है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कंसिडर पापावेरिन 40 mg स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है ये, ठीक है ना। और या फिर साथ में डेक्स्ट्रॉन 40 500 ml IV इम्प्रूव्स परफ्यूजन, ठीक है ना, डेक्स्ट्रॉन 40, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखें सर्टन फ्लूइड्स दिए गए हैं, उनकी अमाउंट दी गई है, यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फॉर द बर्न्स पेशेंट्स डिस्क्राइब बिलो, नीचे कुछ बर्न्स पेशेंट्स होंगे 2-3 सवालों में, ठीक है। डिटरमाइन क्या कहा है, डिटरमाइन करो करेक्ट वॉल्यूम ये कहा है, और टाइप ऑफ द इंट्रावेनस फ्लूइड, वॉल्यूम भी इधर दिया हुआ है, ये डिटरमाइन करना है, टाइप डिटरमाइन करनी है, ठीक है ना। अच्छा, फॉर द फर्स्ट 8 hours ऑफ द केयर, ठीक है ना। और क्या कहा
कहा है इन्होंने, ईच ऑप्शन में बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल, ये सवाल है, ठीक है ना। तो पहला सवाल क्या है इनका, तो कि 25 साल का मेल है, एडमिटेड हैविंग बीन इन्वॉल्व इन हाउस फायर, वही ठीक है ना। हिज वेट ऑन एडमिशन इज 75 किलोग्राम, देखिए वेट 75 किलोग्राम है, एंड ही हैज सफर्ड 22% ऑफ फुल थिकनेस बर्न टू हिज टॉर्सो एंड द लिम्स, ठीक है ना। तो 22% बर्न है उसको और वेट उसका 75 kg है, ठीक है ना। देखें कि अगर तो इसका 22% बर्न है और 75 kg वेट है, तो पार्कलैंड फार्मूला से हम अगर कैलकुलेट करें, पार्कलैंड फार्मूला ये है 4 ml हम यहाँ लगाएंगे इनटू बर्न 22 है इनटू टोटल बॉडी वेट क्या है 75 है, तो ये को टोटल कितना होगा, ये टोटल अगर मिला लो तो ये तकरीबन 3300 ml होगा। और इस केस में इनिशियल 8 आवर्स है, तो हम कौन सा सोल्यूशन देंगे, डेफिनेटली हार्टमैन सोल्यूशन देंगे, ठीक है ना। यही हमारा आंसर है कि ये देखें कि 3300 ml और हार्डमैन सॉल्यूशन देंगे यूजिंग पार्कलैंड फार्मूला इस केस में, ठीक है, ठीक है ना। तो वो जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखें हम उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्यों पता है, हमने कहा था ना को हाफ जो होता है फर्स्ट 8 आवर्स में देते हैं, रिमेनिंग हाफ जो है वो हम नेक्स्ट 16 आवर्स में देते हैं। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट 8 आवर्स के बारे में है, तो हम उसकी इसीलिए इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है ना। ये लिखा हुआ रिमेंबर हाफ द टोटल इज एडमिनिस्ट्रेड इन फर्स्ट 8 आवर्स एंड हार्डमैन इज प्रेफर्ड एजेंट, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो पेशेंट है 25 साल का है, मेल है, और उसको क्या हुआ है, हाउस फायर हुआ है, और उसके टोटल वेट कितना है उसका 85 है, और फुल थिकनेस बर्न है ऑलमोस्ट 19%। तो इसमें भी हम वही पार्कलैंड फार्मूला ऐड करेंगे, ये देखिए 4 इंटू 19 इंटू 85, ठीक है ना, 4 इंटू 19 इंटू 85 कर देंगे। तो क्योंकि हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन ही ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट 8 आवर्स वाले हैं, ठीक है ना, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 2 से, तो वही इसका भी वही तकरीबन 3300 ml आता है। और हार्टमैन्स जो सॉल्यूशन है ना, ये प्रेफर्ड एजेंट है, ये पहले भी इसका भी वही आंसर है, ठीक है। इसी तरह तीसरा है जो 25 साल का पेशेंट है, मेल है, ठीक है, हाउस फायर है, इस वेट इसका अगेन 65 kg है, और उसका 25% इसका बर्न है, ठीक है ना। तो इसका दोबारा अगेन फार्मूला करेंगे तो भी इसका 3300 आता है, ठीक है ना। ये देखिए डिवाइड बाय 2 करेंगे हम, नियरेस्ट फिर इसका आता है 3300 ml, ठीक है ना। तो ये हम 3300 देंगे फर्स्ट इन हाफ में, यानी कि 8 आवर्स में, ठीक है ना। रिमेनिंग फिर हम नेक्स्ट 16 आवर में देंगे, ठीक है ना। तो ये देखें 23 साल का बंदा है, ठीक है, उसको किसी ने छुरा मारा है और राइट अपर क्वाड्रेंट वाली साइड पे मारा है, और वो अनस्टेबल है 21 में, हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ठीक है। लेप्रोटमी करता है सर्जन उसकी, और एक्सटेंसिव सुपरफिशियल लेसरेशन नज़र आते हैं लेप्रोटमी में, और साथ में ब्लीडिंग भी नज़र आ रही होती है, मजीद पेशेंट की अनस्टेबिलिटी हो रही है, ठीक है ना, टाइम के साथ। तो इस केस में बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगी, तो नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन कौन कौन से हैं ये देखें। ऑप्शन की बात की जाए तो पेक द लीवर एंड क्लोज द एब्डोमेन, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसके अलावा ओक्लूड द हेपेटिक इनफ्लो विद प्रिंजल्स मैन्यूवर एंड स्यूचर द डिफेक्ट्स, ठीक है, ओक्लूड वेस्कुलर इनफ्लो एंड रिजेक्ट द मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड एरिया एनाटोमिकली, इसी तरह परफॉर्म अ पोर्टोसिस्टेमिक शंट प्रोसीजर, इसी तरह स्यूचर द डिफेक्ट्स विदाउट वेस्कुलर ओक्लूजन। ये सारे ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। तो बेस्ट मैनेजमेंट है पेक द लीवर एंड क्लोज द एब्डोमेन, ठीक है, ठीक है ना। तो याद रखें कि देखें जब इनिशियली प्राइमरी लेप्रोटमी की सर्जन ने चोट खाने के इंजरी के बाद, उस वक्त सर्जन ने देखा कि एक्सटेंसिव सुपरफिशियल जो है ना लेसरेशंस हैं प्लस ब्लीडिंग है ना, तो ठीक है ना। इस सिचुएशन में अगर सर्जन पेकिंग ना करे, ठीक है ना, पेकिंग ना करे, क्योंकि हमें पता है पेकिंग इज़ द सेफेस्ट, ठीक है ना, पेकिंग ना करे और पेकिंग की बजाय क्या करे, डेफिनेटली ट्राई करे रिजेक्शन की या फिर स्यूचरिंग की, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन इज सीवियर ब्लीडिंग, ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है ना। इसीलिए हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है पेकिंग इज़ द सेफेस्ट, ठीक है ना। आप पेकिंग करेंगे और एब्डोमेन को क्लोज कर देंगे, ठीक है ना, एब्डोमेन को क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद लेटर जब बाद में पेशेंट जब स्टेबलाइज हो, उसकी नॉर्मलाइज हो फिजियोलॉजी, तो उस वक्त आप रिजेक्शन और रिपेयर के बारे में सोच सकते हैं बाद में। शुरू में पेकिंग इज़ द सेफेस्ट, ठीक है, पैक करें, एक डॉइन को क्लोज करें और वार्ड में भेज दें, एडमिट रखें, ठीक है। इसके बाद देखें बाद में जब रिजेक्शन और दोबारा सेकंड जो लेप्रोटमी करेंगे ना,
अक्सर ऐसा होता है कि सेकंड जो लेप्रोटमी है ना, उसमें पैकिंग करने के बाद जो लेप्रोटमी आप करेंगे दोबारा वापस लाके पेशेंट, उस वक्त आप जब खोलेंगे ना, पैकिंग रिमूव करते वक्त आपको ब्लीडिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई नज़र आएगी, ठीक है ना। यानी कि उस वक्त अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि ब्लीडिंग ख़त्म हो चुकी होती है, सब कुछ सेट हो चुका होता है, ठीक है ना। और उस केस में आप एक बार देखेंगे लीवर को, पैक्स हटाएंगे, ठीक है ना, पैकिंग हटाएंगे, आप खुद देखेंगे कि लीवर हील हो रहा है, ब्लीडिंग भी रुक चुकी है। आप आराम से एब्डोमेन क्लोज करेंगे और पेशेंट को दोबारा वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सेफेस्ट तरीका है। अगर आप शुरू में ही प्राइमरी लेप्रोटमी में ही रिजेक्शन और सूचरिंग करना स्टार्ट कर देंगे ना ऐसे वुंड्स का, तो क्या होगा पता है, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, सीवियर ब्लीडिंग, इसको फिर रोकना बाद में मुश्किल हो सकता है, ठीक है। ठीक है ना। देखें, ट्रामा जो है ना, उसको हम ATLS के प्रिंसिपल्स की बेस पे हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, जिसमें ABCD अप्रोच जो है ना, वो मेन कॉर्नर स्टोन होता है, ठीक है ना, याद रखें। तो इसके अलावा देखें, ट्रामा के जो सून आफ्टर ट्रामा ट्राइमोडल डेथ डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इमीडिएट डेथ हो सकती है, अर्ली आवर्स में डेथ हो सकती है और डेज में डेथ हो सकती है। इमीडिएट डेथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज़ की वजह से, ग्रेट वेसल्स की इंजरीज़ की वजह से, कार्डियक डैमेज की वजह से। इसी तरह अर्ली आवर्स में हमारे पास स्प्लीनिक रप्चर हो गया, सबड्यूरल हेमाटोमा हो गया और हिमोनिमोथोरेसिस की वजह से। इसी तरह डेज की बात करें तो सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन फेलियर, ठीक है, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं डेज की में डेथ के लिए, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना, जो मेन मैनेजमेंट थीम है वही ABCD, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ठीक है ना। याद रखें, जो टेंशन, कुछ पॉइंट्स हम बताते हैं, सारी डिटेल यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। टेंशन न्यूमोथोरेसिस जो है ना, ये डिट्रियोरेट कर जाते हैं विद विगोरस वेंटिलेशन अटेम्प्ट्स के साथ, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। अभी एक्सटर्नल हिमरेज की जहाँ तक हम बात करें ना, एक्सटर्नल हिमरेज इस जो है ना, ये मैनेज की जाती है एज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सर्वे, ठीक है। डेफिनेटली कॉमन सेंस है, एक बंदा आ रहा है आपके पास, ब्लीडिंग है, आप प्राइमरी सर्वे कर रहे हो तो ऊपर से ब्लीडिंग है, ठीक है, एक्सटर्नल हिमरेज है, तो इसको उसी वक्त मेंटेन करोगे ना, तो वो प्राइमरी सर्वे है, ठीक है। इसी तरह एज अ रूल याद रखें, एक्सटर्नल हिमरेज का रूल है, ठीक है ना, टॉर्निक्वेट्स कभी भी अप्लाई नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि ब्लाइंड एप्लीकेशन ऑफ क्लेम्स या टॉर्निक्वेट्स की वजह से क्या होता है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। द पैकिंग, जबकि पैकिंग इज़ द बेस्ट या फिर प्रेफर्ड मेथड ऑफ हेमरेज कंट्रोल, याद रखें। इसी तरह पेशेंट का जब आता है आपके पास फोलीज इन situ NG, ठीक है ना, ये चीज़ें आपने क्लियर करनी है फोलीज एंड NGs की नीड बेस पे। इसी तरह दो और चीज़ें याद रखें कि बेजल स्कल फ्रैक्चर्स को आपने ज़रूर नोट करना है और यूरिथ्रल इंजरीज़ को आपने ज़रूर नोट करना है, ठीक है ना। ये बी अवेयर ऑफ बेजल सेल फ्रैक्चर्स एंड यूरिथ्रल इंजरीज़ कहा हुआ है बुक में, ठीक है। इसी तरह हेड एंड नेक ट्रामा आता है ना आपके पास, अगर है हेड एंड नेक ट्रामा है तो समझ लें कि सी स्पाइन इंजरी है, आपने एज्यूम करना है कि सी स्पाइन इंजरी है हेड एंड नेक ट्रामा के साथ अनटिल प्रूवन अदरवाइज, ठीक है ना, याद रखें। इफ अ पेशेंट कम्स विथ हेड एंड नेक ट्रामा, assume that he has C spine injury until proven otherwise, ठीक है ना, UPO, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। देखिए, अब एब्डोमिनल जो ट्रॉमा है इसके बारे में बात की जाए तो ये असल में मोस्टली होता है डिसेलरेशन इंजरीज़ की वजह से, ठीक है ना, ठीक है। अब इस एब्डोमिन ट्रॉमा में अगर ब्लंट ट्रॉमा है तो 40% ऑफ द केसेस में स्प्लीन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और अगर स्टेप जो है वुंड है तो 40% ऑफ द केसेस में लीवर इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद अगर गन शॉट है तो फिर गन शॉट फिर वेरिएबल होती है और 50% ऑफ द केसेस में इसमें स्मॉल बावल इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें कि अगर ब्लड आपको मियाटिस में ब्लड नज़र आए तो आप यूरेथ्रल इंजरी, यूरेथ्रल टीयर सस्पेक्ट करेंगे, बल्कि कंफर्म है, ठीक है ना। यानी कि ब्लड एट मियाटिस सजेस्ट्स यूरेथ्रल टीयर, ठीक। और अगर एंड इफ पर रेक्टल एग्जामिनेशन आप करते हैं और उसमें हाई राइडिंग प्रोस्टेट नज़र आ रहा है, हाई राइडिंग प्रोस्टेट नज़र आ रहा है ऑन पर रेक्टल एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब है ये यूरेथ्रल डिस्ट्रप्शन हो चुकी है पेशेंट की, ठीक है। इसी तरह स्टेप वुंड में की बात करें तो देखें, लीवर 40% इन्वॉल्व होता है स्टेप वुंड में, और पेशेंट विद स्टेप वुंड जो है ना, अगर पेरिटोनियल साइंस नहीं है उनमें तो 25% ऑफ द केसेस में वो फिर जो स्टेप की या कोई चाकू की इंस्ट्रूमेंट की एंट्री नहीं हो रही हो चुकी है, यानी कि इसका मतलब ये है पेरिटोनियल कैविटी में अगर
ऐसे पेशेंट्स जिनमें स्टेप वोन हुआ है चाकू के साथ या किसी भी चीज़ के साथ या किसी लकड़ के साथ ऊपर से गिर के या कुछ भी, तो ठीक है। अगर पेरिटोनियल साइंस नहीं है तो उन पेशेंट्स में जिनमें पेरिटोनियल साइंस नहीं है उनमें से 25% में जो इंजरी है वो एक्सटेंड नहीं कर गई है पेरिटोनियल कैविटी तक, ठीक है ना। तो ये है थोड़ा सा अबाउट एब्डोमिनल ट्रामा, ठीक है ना। अभी देखिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशंस इन एब्डोमिनल ट्रामा कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले DPL डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज है, उसके बाद एब्डोमिनल CT स्कैन है और अल्ट्रासोनोग्राफी है, ठीक है ना। याद रखें डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज इंडिकेशन क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। देखें डॉक्यूमेंट ब्लीडिंग इफ हाइपोटेंसिव, ठीक है ना, हाइपोटेंसिव है, ठीक है, ब्लीडिंग है, ठीक है, उसको हम डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज कर सकते हैं। एडवांटेजेस अर्ली डायग्नोसिस और सेंसिटिव होता है डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज, 95% 98% एक्यूरेट होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 100%, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज देखें इन्वेसिव होता है एक, तो ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। और ये मिस करता है कभी कभी, किस चीज़ को मिस करता है, ये रेट्रोपेरिटोनियल एंड डायफ्रामेटिक इंजरी को ये मिस करता है, ठीक है ना। इसी तरह एब्डोमिनल CT स्कैन की बात करें, एब्डोमिनल CT स्कैन देखें इसके इंडिकेशंस क्या है, डॉक्यूमेंट ऑर्गन इंजरी हो इफ़ नॉर्मोटेंसिव, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट ऑर्गन इंजरी इफ़ नॉर्मोटेंसिव, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ एब्डोमिन CT क्या है, ये देखिए मोस्ट स्पेसिफिक फॉर लोकलाइजिंग इंजरी, 92 to 98% एक्यूरेट होता है, लोग इंजरी लोकलाइजेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है क्या, एब्डोमिन CT। डिसएडवांटेजेस क्या है एब्डोमिन CT के, लोकेशन ऑफ स्कैनर अवे फ्रॉम फैसिलिटीज़, टाइम टेकन फॉर द रिपोर्ट, नीड फॉर द कंट्रास्ट ETC की वजह से क्या होता है, टाइम लग जाता है इसमें, ठीक है ना। एब्डोमिनल ट्रॉमा के केस में इतना टाइम हम वो नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड की बात की जाए, डॉक्यूमेंट फ्लूइड इफ हाइपोटेंसिव, ठीक है, इंडिकेशंस में लिखा हुआ है। इसी तरह एडवांटेजेस में क्या है, अर्ली डायग्नोसिस भी इसकी एडवांटेज है, उधर से उधर ले जाओ, जल्दी से अल्ट्रासाउंड कराओ, डायग्नोसिस कराओ, ठीक है। नॉन इन्वेसिव है, ये एक और अलग एडवांटेज है, रिपीटेबल है, बार बार कर सकते हैं, ठीक है ना। 86 से 95% एक्यूरेट होता है, ठीक है ना, ये अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। इसी तरह डिसएडवांटेज की बात करें, ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है, ऑपरेटर बुरा हुआ तो आपको मसला हो सकता है, ठीक है ना। एंड मे मिस रेट्रोपेरिटोनियल इंजरी, ये भी रेट्रोपेरिटोनियल इंजरी को मिस कर सकता है। देखें याद रखें एमाइलेज में भी नॉर्मल फॉलोइंग पेंक्रियाटिक ट्रामा, ठीक है। यूरिथ्रोग्राफी आप करेंगे अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यूरिथ्रल इंजरी है इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल मियाटिस में ब्लड है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल मियाटिस में, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि 62 साल की औरत है, ठीक है, एक्यूट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन उसको हो चुका है, ठीक है, और 15 टाइम्स उसने उल्टियाँ की हैं, ठीक है, और उसको एरिथ्रोमाइसिन दी जा रही है, ठीक है ना। अच्छा सी सडनली कोलैप्स हो चुकी है और सी शोज टॉर्सेट्स एंड डी पॉइंटीज, ठीक है, विच इज़ द मैनेजमेंट ऑफ चॉइस। ठीक है, टॉर्सेट्स डी पॉइंटीज की मैनेजमेंट जो होती है ना वो IV मैग्नीशियम सल्फेट होती है, ठीक है, याद रखें। इसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो चुका है, ठीक है ना, मैग्नीशियम वगैरह का, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। इसी तरह एरिथ्रोमाइसिन एक ऐसी ड्रग है जो इंक्रीज़ करती है QT इंटरवल को, और QT इंटरवल की वजह से एरिथमिया हो सकते हैं, ठीक है ना, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका क्या है टॉर्सेट्स पॉइंट की ट्रीटमेंट IV मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना। इसी तरह दिस वुमन इज लाइकली टू हैव हाइपोकेलीमिया उसको हुआ है, हाइपोमैग्नीसीमिया उसको हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ वोमिटिंग। इन एडिशन टू दिस एरिथ्रोमाइसिन विल प्रीडिस्पोज हर टू टॉर्सेट्स डी पॉइंटीज, ठीक है ना। नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेरी अरेस्ट डायग्नोसिस इज हैंस इंपॉर्टेंट इन सर्जिकल प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जिकल प्रैक्टिस में ये जो पेरी अरेस्ट है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद है ती भी बता रहा था इस तरह का एक सीनेरियो, ठीक है ना, याद रखें। ये तो पेरी अरेस्ट टर्म याद रखें, पेरी अरेस्ट, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें टॉर्सेट द पॉइंटिस जो है इसको ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स इसका वर्ड है, ठीक है ना, इज रेयर एरिथमिया एसोसिएटेड विद लॉन्ग QT इंटरवल, ठीक है ना। इट मे डेट्रियोरेट इनटू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड हेंस लीड टू सडन डेथ, ठीक है ना। होता क्या है टॉर्सेट द पॉइंटिस एक ऐसी एरिथमिया है जो लॉन्ग QT इंटरवल की वजह से होती है, और जब इस एरिथमिया की वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है और फिब्रिलेशन के साथ फिर डेथ हो सकती है, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के 27 साल पेशेंट, ठीक है, उसको चोट लगी है गोली से और लेफ्ट थाई में उसको गोली लगी है, ठीक है ना, और इमरजेंसी रूम लाया गया, देखा तो उसको हेमाटोमा था मीडियल थाई में, पेरेस्थीजिया भी था फुट में, ठीक है ना। ऑन एग्जामिनेशन वीक पल्सेस थे, इंजरी के जहाँ पे लगी थी उसके बाद वीक पल्सेस थे नीचे की तरफ, ठीक है, और उसके बाद अनेबल टू मूव उस फुट, वो अपना पाँव
हिला नहीं पा रहा था, ठीक है ना। तो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगी, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, ये देखें मैनेजमेंट ऑप्शंस में एंजियोग्राफी दी हुई है, इमीडिएट एक्सप्लोरेशन एंड रिपेयर दिया हुआ है, fasciotomy of the interior compartment, observation for resolution of the spasm, local wound exploration। ये सारे गलत हैं एक्सेप्ट इमीडिएट एक्सप्लोरेशन करेंगे और रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इमीडिएट एक्सप्लोरेशन एंड रिपेयर हमारा क्या होगा, हमारा ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन या फिर अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट होगा। देखें याद रखें आर्टीरियल इंजरी के 5 पीस कौन कौन से हैं, पेलर, पेन, पेरेस्थीजिया, पल्सलेसनेस और पैरालिसिस, ये 5 हैं। ये मैंने पैरेस्थीजिया इधर भी डबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो ये 5 है, 5 पीस ऑफ क्या है, आर्टीरियल इंजरी है, ठीक है। याद रखें अगर एनोक्सिया होना, एनोक्सिया तो जो मोस्ट ससेप्टिबल या फिर मोस्ट सेंसिटिव होता है ना एनोक्सिया के लिए, वो कौन सी चीज़ें होती हैं, पेरिफेरल नर्व्स होती हैं लिम्स में। देखें एक्सट्रीमिटी की इंजरी में जब एनोक्सिया होता है तो मोस्ट सेंसिटिव या फिर ससेप्टिबल कौन सी, पेरिफेरल नर्व्स और स्ट्राइटेड मसल होता है, ठीक है ना। इसी तरह याद रखें जो पैरालिसिस और पेरेस्थीजियाज की अर्ली डेवलपमेंट होना, तो ये फिर इस बात की खबर देती है कि देयर इज सिग्निफिकेंट इस्कीमिया प्रेजेंट देयर, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। और इसी वक्त फिर इमीडिएट एक्सप्लोरेशन एंड रिपेयर करनी चाहिए, यही हमारा आंसर है एमसीक्यू में, ठीक है। याद रखें 6 to 8 आवर्स में एक रिपेयर कंप्लीट होनी चाहिए अगर इस्कीमिया सीवियर है तो, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह हमने कहा कि जो पल्सलेसनेस है ये भी आर्टीरियल इंजरी को शो करती है, लेकिन अगर पल्स मौजूद भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टीरियल इंजरी नहीं है, ठीक है ना। पल्स मौजूद भी है तो ये प्रेजेंस ऑफ पल्स डज नॉट एक्सक्लूड आर्टीरियल इंजरी। क्योंकि देखें ये आर्टरी है, ये यहाँ से ये आर्टरी है, ठीक है ना। तो हो सकता है इधर कोई क्लॉट हो, इस क्लॉट की वजह से भी ट्रांसमिट हो सकती है पल्स, ठीक है। पेरिफेरल फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल क्लॉट हो बीच में, इसकी वजह से भी ट्रांसमिट हो सकती है। इसलिए पल्स पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि पल्स की मौजूदगी आर्टीरियल इंजरी को माइनस नहीं करती, ठीक है ना। इसी तरह देखें अगर आप 6 to 8 आवर्स में रिपेयर कंप्लीट करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे क्या होती है, हमारी जो मसल जो है ना, मसल लॉस नहीं होता, ठीक है ना, इरिवर्सिबल। अदरवाइज क्या हो सकता है, अगर टाइम ज़्यादा लग जाए तो इरिवर्सिबल मसल इस्कीमिया हो सकता है और लॉस ऑफ लिम्ब फंक्शन हो सकता है, लॉस ऑफ लिम्ब फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप एंजियोग्राम के चक्कर में बैठे रहेंगे, एक ऑप्शन हमारा एंजियोग्राफी भी है, ठीक है ना। तो एंजियोग्राफी या एंजियोग्राम के चक्कर में बैठे रहेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और इस्कीमिया और भी सीवियर हो सकता है, ठीक है ना, याद रखें। अच्छा उसके अलावा एक बात याद रखें कि जो फेशियोटमी है ना, फेशियोटमी, ठीक है ना, फेशियोटमी आप उस वक्त करेंगे जब रीस्टेब्लिशमेंट हो चुकी हो किसकी, आर्टीरियल ब्लड फ्लो की, ठीक है ना। देखिए बुक में लिखा है कि फेशियोटमी may be required but should be done in conjunction with and after reestablishment of arterial flow, ठीक है ना। local wound exploration भी एक ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन this is local wound exploration is not recommended because brisk hemorrhage may be encountered without the securing prior vascular control, ठीक है ना। क्या कहता है कि अगर आप लोकल वुंड एक्सप्लोरेशन करना शुरू कर देना तो ये पहले बात तो ये कि ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप करना शुरू कर देना तो ब्रिस्क हिमरेज आपको मिल सकती है, हिमरेज हो सकती है, ठीक है ना। और स्पेशली उस केस में जब आप विदाउट सिक्योरिंग प्रायर वेस्कुलर कंट्रोल आप चुपके से लोकल वुंड एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर देंगे तो सीवियर हिमरेज या फिर ब्रिस्क हिमरेज आपको डिस्टर्ब करेगी, ठीक है ना। तो देखें जो वेस्कुलर ट्रामा है ना, वेस्कुलर ट्रामा ये देखें इसमें पेरिफेरल वेसल्स और सेंट्रल वेसल्स दोनों इंजर्ड हो सकती हैं और इनके ज़राए क्या क्या हैं, तो ठीक है ना, ब्लंट ट्रामा हो सकता है, पेनिट्रेटिंग ट्रामा हो सकता है, शीयरिंग इंजरीज हो सकती हैं और फ्रैक्चर्ड बोन फ्रैगमेंट्स क्लोज टू द वेसल्स ये की वजह से भी वेस्कुलर ट्रामा हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी तरह असेसमेंट कैसे करेंगे, किसकी असेसमेंट, वेस्कुलर ट्रॉमा की असेसमेंट, ठीक है। सबसे पहले तो चेक फॉर साइंस ऑफ डिस्टल प्रोफ्यूजन है कि नहीं है, ठीक है ना, डिस्टली, ठीक है। इसी तरह डॉपलर सिग्नल देखेंगे डिस्टली, ठीक है, मोनोफेजिक, बायफेजिक या ट्राइफेजिक डॉपलर सिग्नल, ठीक है। इसी तरह एनाटॉमिक लोकेशन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विच वेसल कैन बी डैमेज, ठीक है। इसी तरह याद रखें जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ना वो डुप्लेक्स स्कैनिंग है और एंजियोग्राफी है,
है, लेकिन ये देखें, ये डुप्लेक्स स्कैनिंग और एंजियोग्राफी ये गोल्ड स्टैंडर्ड्स तो हैं, लेकिन ये अवेलेबल नहीं होते ट्रॉमा सेटिंग में, इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होते ये, ठीक है। इनमें यही करने से टाइम लगता है, और टाइम फिर हमारे पास से 6 से 8 घंटे का टाइम होता है, आपको पता है, और उसमें फिर ये टेस्ट जो है ना, ये फिर टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, ठीक है, ऊपर से अवेलेबल भी नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब अगर वेस्कुलर ट्रामा की मैनेजमेंट की बात करें तो वेस्कुलर ट्रामा की मैनेजमेंट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑपरेटिव ही होती है, ठीक है ना। याद रखें, आपको सर्जन को कंट्रोल हासिल करना चाहिए प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल वेसल्स पे, ठीक है ना, याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आर्टरी बहती जाएगी, ठीक है ना। तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल वेसल्स पे कंट्रोल होना चाहिए, मतलब इंजरी है तो डिस्टल वेसल एंड प्रॉक्सिमल वेसल्स पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना। और ठीक है ना, बुक में ये लिखा हुआ है, ये देखें कि ऑब्टेनिंग प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कंट्रोल ऑफ अफेक्टेड वेसल्स इज क्रूशियल लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए जो इंजरीज हैं, ये इंजरीज सिंपल लेसरेशन से लेके ट्रांजैक्शन ऑफ वेसल तक भी हो सकती है। अगर सिंपल लेसरेशन है तो आप डायरेक्टली उसको क्लोज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह की लेसरेशन है तो उसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना। और या फिर वेन पेज आप लगा सकते हैं। वेन पेज उस वक्त लगाएंगे जब आपको सब्सिक्वेंट स्टीनोसिस का खदशा नज़र आ रहा हो, तो सिंपल लेसरेशन को वेन पेज से आप ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसी तरह ट्रांजैक्शन ऑफ द वेसल है, ट्रांजैक्शन ऑफ वेसल में एंड टू एंड एनास्टोमोसिस आप कर पाएंगे, ठीक है, करना चाहेंगे। और अब वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसी तरह जो वेन या फिर वेन ग्राफ्ट लगा सकते हैं आप ट्रांजैक्शन में। देखिए अब ये आर्टरी है, ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो यहाँ पे ये देखिए वेन ग्राफ्ट लगा है, ठीक है ना। ये देखें ये भी लिखा वेन ग्राफ्ट, इस वेन ग्राफ्ट को इंटरपोजिशन वेन ग्राफ्ट कहते हैं, ठीक है, इंटरपोजिशन वेन ग्राफ्ट, ठीक है ना। ये देखें इंटरपोजिशन वेन ग्राफ्ट। इसके अलावा लिखा हुआ है कि यूज़ ऑफ PTFE इन ट्रॉमेटिक ओपन इंजरीज विल इनवेरिएबली रिजल्ट इन इन्फेक्शन, ठीक है ना। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ना, इसका जो थीम है पीडियाट्रिक इमरजेंसीज, ठीक है ना। तो इसके कुछ ऑप्शन है, मैनेज कंजर्वेटिवली लिखा हुआ है पहला ऑप्शन। उसके बाद अगर मैं इधर ये लिख लूँ, ठीक है ना, वो मैंने मैनेज कंजर्वेटिवली इधर लिखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इमीडिएट इमरजेंसी थिएटर ले जाएँ और ट्रीट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट अंडर सिडेशन। इसी तरह ऑपरेट ऑन नेक्स्ट इमरजेंसी लिस्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, प्लीज़ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन फॉर द सीनेरियो गिवन, ठीक है। सीनेरियोज हैं 3 सीनेरियोज, ठीक है। ईच ऑप्शन में बी यूज वंस, मोर देन वंस और नेवर बी यूज्ड, ठीक है ना, नॉट एट ऑल। अच्छा, पहला सिनेरियो देखें, 3 साल का बच्चा है, ठीक है, इंसर्ट्स क्रायोन इनटू देयर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ठीक है ना। अब क्रेयोन क्या होता है ये हम देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अटेम्प्ट्स टू रिमूव इट हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, ठीक है ना, कान में गया है और उसको निकालना मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना। तो द करेक्ट आंसर इज ऑपरेट ऑन नेक्स्ट इमरजेंसी लिस्ट, ठीक है ना। दे वुड नॉट टॉलरेट रिमूवल इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है ना। The tympanic membrane should be carefully inspected and again and this will be easier under general anesthesia, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है ना। तो यानी कि बच्चे ने क्या किया है, कान में कोई चीज़ घुसाई है, ठीक है ना, वो निकल नहीं रहा है जो सिंपल जो अटेम्प्ट्स करने के बावजूद भी। तो इसको हम ऑपरेट करेंगे नेक्स्ट इमरजेंसी लिस्ट पे, ठीक है ना, अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साल का बच्चा एक्सीडेंटली इनहेल्स अ पीनट, ठीक है ना। दे अराइव इन द ER इमरजेंसी डिपार्टमेंट लेके आए हैं उसको, और डिस्ट्रेस्ड है, एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस्ड है एंड साइनोटिक है पेशेंट, ठीक है। इमेजिंग शोज इट टू बी लॉज इनटू लेफ्ट मेन ब्रोंकस में मौजूद है वो पीनट, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या है, द करेक्ट आंसर इज इमीडिएट इमरजेंसी थिएटर, डेफिनेटली इमीडिएट इमरजेंसी थिएटर लेके जाएंगे उसको, एज दे आर सायनोज्ड एंड इट रिक्वायर्स इमीडिएट रिमूवल एंड शुड बी अंडरटेकन इन अ फुली स्टाफ्ड थिएटर में हम लेके जाएंगे, ठीक है। आइडियली रिजिड ब्रोंकोस्कोपी शुड बी परफॉर्म, ठीक है, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी करेंगे इस पेशेंट का, ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा देखें 24 में ये भी एक पीडियाट्रिक इमरजेंसी है, 10 साल का बच्चा, उसको क्या हुआ है, एयरगन पैरेट लग गया है, ठीक है ना, खेलते हुए। उसने क्या किया है, अगर मैं घर में बताऊँगा तो पुलिस
पुलिस एंड दिस एंड दैट, उससे बचने के लिए ठीक है ना चुपके से छोड़ दिया, वो ज़ख्म छुपाया है, बताया ही नहीं है किसी को, ठीक है 10 दिन तक, ठीक है ना। इमेजिंग यूजिंग CT स्कैन शोज इट टू बी लॉज इन द फ्रंटल लोब। बाद में 10 दिन के बाद हमने कोई CT शीट किया तो फ्रंटल लोब में वो लॉन्च हुआ है वो पैलेट, ठीक है। तो उसको क्या करें, मैनेज कंजर्वेटिवली। द पैलेट इज स्मॉल एंड नो सीरियस इंजरी हैज़ अकर्ड एट दिस स्टेज, दिस शुड देयरफॉर बी मैनेज्ड कंजर्वेटिवली, ठीक है ना। ठीक है ना। देखें जो अगर मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट केसेस इन पीडियाट्रिक्स की बात की जाए ना, तो देखें जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है ना, दे अक्सर क्या कहते हैं और ओरिफिस में ठोस के आते हैं, आ जाते हैं कोई ना कोई चीज़ नोज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ईयर की जगह में प्रेफरेबली वर्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस यूज़ किया गया है। तो ठीक है ना, ऐसे केसेस में जो है इसकी असेसमेंट हम क्या क्या देखते हैं। एक तो हम एयरवे देखते हैं, ठीक है ना, और दूसरा हेमोडायनामिक स्टेटस देखते हैं। एयरवे में दो ऑप्शंस हैं, एयरवे थ्रेटन्ड है या एयरवे नॉट थ्रेटन्ड है, ठीक है ना। अगर एयरवे थ्रेटन नहीं है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम इसको ER में ट्रीट करें या OT में ट्रीट करें। इन जनरल याद रखें कि जो चिल्ड्रन है ना वो टॉलरेट नहीं कर पाते प्रोसीजर्स को इन ER वगैरह वगैरह में, ठीक है ना। तो इसीलिए OT ले जाना बेहतर रहता है और अंडर जनरल एनेस्थीसिया एक सिक्योर एयरवे के साथ ट्रीट करना, ऑपरेट करना बेहतर रहता है बच्चों को। ये एक जनरल प्रिंसिपल है पीडियाट्रिक इमरजेंसीज का, ठीक है ना। ठीक है ना। देखें जो चेस्ट एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे लाजमी है, ठीक है ना। ठीक है, इससे हमें क्लियर हो जाता है कि चेस्ट में कोई चीज़ रह तो नहीं गई, ठीक है ना। इसी तरह सारी चीज़ें रेडियोलूसेंट भी नहीं होते तो सब चीज़ें रेडियो ओपेक भी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अगर चेस्ट एक्सरे में कोई फोकल जो कंसल्टेशन नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है क्या है, वो क्लियरली शो कर रहा है कि देयर इज स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है अंदर, ठीक है, ठीक है ना। यानी कि फोकल कंसोलिडेशन ऑन चेस्ट एक्सरे शोज स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इसी तरह देखें जो स्मॉल बोर मिसाइल जो इंजरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल पैलेट्स वगैरह, ठीक है, इसमें देखें आप सर्जरी करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है ऑन द साइज एंड लोकेशन ऑफ द मिसाइल, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एयरगन पैलेट्स एक कॉमन कल्प्रिट है इस केस में, ठीक है ना। देखें याद रखें अगर इंजरी में और प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है, लॉन्ग इंटरवल गुजरा है, और प्लस देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम टू द चाइल्ड, तो आप ऐसा करें कि बेस्ट टू लीव इट अलोन, ठीक है ना, उसको आप ऐसे रहने दें, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह जो एयर गन पैलेट्स हैं, ठीक है ना, और साथ में अगर इनके साथ में ग्लास भी ऐड करो तो गलत नहीं होगा। ग्लास और जो पैलेट्स हैं ये अगर एक बार घुस जाए ना बॉडी में, चाहे भी बिल्कुल सुपरफिशियल भी हो ना, तो इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। इनको एक्सट्रैक्ट करना, यानी निकालने को क्या हम कहेंगे, एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। बुक में लिखा है नोटोरियसली डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट एंड लोकलाइज ग्लास एंड पैलेट इंजरीज, चाहे जितनी भी सुपरफिशियल हो, लिखा है, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे केसेस में आप डेफिनेटली इनका रिमूवल करेंगे ऑपरेशन थिएटर में। और अगर रेडियोलूसेंट है ना तो फिर आप क्या करेंगे, इमेज इंटेंसिफायर यूज़ करेंगे। अगर रेडियोलूसेंट कोई चीज़ है, इमेज इंटेंसिफायर आप यूज़ करेंगे टू लोकेट एंड एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 ईयर्स ओल्ड RTA में इन्वॉल्व हुआ है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसको, फ्यू मिनट्स आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको लो इन पेन स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। ऑन एग्जामिनेशन टेम्परेचर 39 है, हार्ट रेट 130 है, ब्लड प्रेशर 95/40 है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द डायग्नोसिस क्या होगी। देखिए कंफर्म द डायग्नोसिस अक्सर आता रहता है MCQs में, तो इसको मैं क्या कहूँगा, आइंदा कंफर्म द डायग्नोसिस कहूँगा, इस तरह मैं डिनोट करूँगा, ठीक है ना, पूरा लिखने की बजाय। ये देखें कंफर्म द, इधर TH है, कंफर्म द डायग्नोसिस, ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ फिर आगे बाद में फिर ये सारी चीज़ें मुझे बार बार ना लिखना पड़े। कंफर्म द डायग्नोसिस, ठीक है। जो ऑप्शंस भी मैं खुद नहीं लिखूंगा, ऑप्शंस यहाँ देखूंगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में हमारे पास है अल्ट्रासाउंड एब्डोमिन है, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट है, ठीक है ना, और ब्लड कल्चर्स हैं,
ब्लड फिल्म है और क्या है, और सिकल सेल टेस्ट है। ठीक है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। ठीक है ना, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट है। ठीक है, तो ये देखें हमारा आंसर है इसमें बी। ठीक है ना, बी आंसर है। ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है ना। ठीक है ना, देखिए निमोनिक फॉर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस का क्या निमोनिक है, गॉट अ बैड यूनिट। जी से ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, ओ से ओवरलोड, टी से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ए से एलो इम्यूनाइजेशन, बी से ब्लड प्रेशर अनस्टेबल, ए से एक्यूट हिमोलिटिक रिएक्शन, डी से डिलेड हिमोलिटिक रिएक्शन, और यू से अर्टिकेरिया, एन से न्यूट्रोफिलिया, आई से इन्फेक्शन, टी से ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, टी से ट्रॉली। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। ठीक है, द डायग्नोसिस इज ऑफ एन एक्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है इस पेशेंट को। ठीक है ना, और इट इज़ नॉर्मली ड्यू टू ABO इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है ना, hemolysis of the transfused cell occurs causing the combination of the shock, hemoglobinemia and loin pain। ठीक है ना। हाँ, क्या कहता है कि जो ट्रांसफ्यूज सेल जो है RBC जो है वो जब जिस्म में जाता है तो उसकी हिमोलिसिस हो जाती है। जब उसकी हिमोलिसिस हो जाती है तो तीन चीज़ें होती हैं, ये देखिए कम्बिनेशन ऑफ तीन चीज़ें, शॉक, हीमोग्लोबिनीमिया और लॉइन पेन होता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीन चीज़ें, शॉक, हीमोग्लोबिनीमिया और लॉइन पेन। ठीक है ना, याद रखें। दिस में सब्सिक्वेंटली लीड टू DIC। ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें फिर क्या करती हैं, ये तीनों चीज़ें DIC बनने का सबब बनती हैं, DIC का सबब बनती हैं। ठीक है ना, इसीलिए जो कूम्स टेस्ट होता है ना वो हम इसलिए करते हैं कि ये कंफर्म करता है किसको, हिमोलिसिस को। ठीक है ना, और ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, अदर टेस्ट फॉर हिमोलिसिस इंक्लूड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, हेप्टोग्लोबिन, सीरम एंड यूरिन फ्री हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, ये देखें हीमोग्लोबिन यूरिया भी होता है ना। ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, हेप्टोग्लोबिन और सीरम हीमोग्लोबिन या फिर यूरिन फ्री हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, याद रखें। एक और बात याद रखें कि डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शंस आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद एंटीबॉडीज टू RH सिस्टम एंड अकर 5 to 10 days आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। ठीक है ना, ये डिलेड नहीं है, ये डिलेड इमीजिएट है ना, इमीजिएट हिमोलिटिक है। जबकि डिलेड हिमोलिटिक जो रिएक्शंस है ना दे अकर आफ्टर 5 to 10 days ऑफ ट्रांसफ्यूजन, और ये क्या होता है, ये असल में दे आर एसोसिएटेड विद एंटीबॉडीज टू RH सिस्टम। ठीक है ना। ठीक है ना, इसी तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस देखें, इम्यून मीडिएटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, नॉन इम्यून मीडिएटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। तो नॉन इम्यून मीडिएटेड में हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपरकैलीमिया है, इन्फेक्शन और CCF। ठीक है, इसी तरह इम्यून मीडिएटेड में पायरेक्सिया, एलोइम्यूनाइजेशन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ट्रांसफ्यूजन ट्रॉली, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट, अर्टिकेरिया, एक्यूट और डिलेड हिमोलिसिस, एबियो इनकम्पैटिबिलिटी, रिसेस इनकम्पैटिबिलिटी, ये सारे के सारे। ठीक है ना, हमने पहले पढ़े। ठीक है ना, इसी तरह नोट्स पे कुछ लिखा हुआ, GVHD इज गोस्ट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन काजिंग ऑर्गन फेलियर हो जाती है इसमें। ठीक है ना, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड लंग इंजरी, न्यूट्रोफिल मीडिएटेड एलर्जिक पल्मोनरी एडिमा। ठीक है ना। ठीक है ना, जबकि जो ABO एंड रिसेस इनकम्पेटिबिलिटी होती है वो क्या करती है, वो कॉज करती है हिमोलिटिक रिएक्शन, हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन। ठीक है ना, रिएक्शन होता है हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, हिमोलिटिक नॉट रिएक्शन ओनली, बारह हिमोलिटिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है लीडिंग टू एग्लूटिनेशन एंड हिमोलिसिस। ठीक है ना, ये बस कुछ पॉइंट्स है, ये याद रखें। ठीक है ना। ठीक है ना, इसको दोबारा पढ़ते हैं। ये देखिए, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज क्या करती है, लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन करती है काजिंग ऑर्गन फेलियर ये हो गया। इसी तरह ट्रॉली क्या करती है, ट्रॉली न्यूट्रोफिल मीडिएटेड एलर्जिक पल्मोनरी एडिमा करती है ट्रॉली। इसी तरह ABO एंड रिसेस इनकम्पेटिबिलिटी क्या करती है, एक्यूट हिमोलिटिक रिएक्शन कराती है जिसकी वजह से